चलो नहीं होगा तो मुश्किल ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिमिटेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात आई। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल एनर्जी में ही जब हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं, तो वैसे केस में ये जो है आपका टोटल एनर्जी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, इट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस ई फैक्टर कैनॉट एक्सप्लेन टोटल एनर्जी at constant pressure and volume, at constant pressure as well as constant volume। मतलब इसका लिमिटेशन हो गया। जैसे हम आपको क्या बोले थे कि 10th स्टैंडर्ड में कोवलेंट बॉन्डिंग जो पढ़े वो बस थोड़ा सा पढ़ना था, and that was a limitation. It's not like that those things are Lewis structure, that is a drawback. वो उसका लिमिटेशन है। वैसे ही एनर्जी का लिमिटेशन हुआ। इसका लिमिटेशन से कहने का मतलब हो गया है कि इस वाले केस में, यहां वाले केस में आपका सफिशिएंट ये नहीं है, इसी वजह से न्यू थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी इज इंट्रोड्यूस। एक नया थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी आया यहां पर, न्यू थर्मोडायनेमिकल, क्योंकि कुछ तो आना चाहिए ना जो कि कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्सप्लेन कर सके। सो न्यू थर्मोडायनेमिकल quantity is introduced, Now what's the name of this new thermodynamical quantity? It is new word, new letter, that is H, which is called enthalpy। तुमको याद होगा पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर कहीं कहीं पे हम लोग ऐसे लिख देते थे, ये सब चीजें याद है? वहां पर आपको H आपको एंड वहां पर वर्ड हम लोगों ने यूज किया था, बोलते थे कि ठीक है बाद में आप देखिएगा ये वर्ड का। So H is basically enthalpy word. Now what is this enthalpy here? This is energy term. ये आपका energy term है, ठीक है? What this explains? ये क्या बताने की कोशिश करता है? सेम चीज लेकिन इसका थोड़ा एक्सपेंशन है। तो इंथैल्पी के बारे में, दिस इज ऑल्सो एनर्जी कंटेंट, ठीक है? इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इसके बारे में जैसे इंटरनल एनर्जी था वैसे ये भी आपका एक्सटेंसिव हुआ। ये सब वर्ड याद है ना, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, मतलब ये मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा, एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये सब टर्म आपका पहले पढ़ाए हुए हैं हम लोग, किसको एक्सटेंसिव बोलते हैं, which depends upon mass and size of the system, and state function का मतलब हो गया which depends upon initial and final state of the system। So H E का मॉडिफाइड रूप है, कोई चीज मॉडिफाइड रूप होता है तो देखो ये E है लेकिन इसमें ऐड हो गया P and into product of pressure and volume। So enthalpy is basically energy content which is sum of internal energy and product of pressure and volume। This is your energy content which is sum of, तुम ऐसे सोचो कि एनर्जी का रिफाइंड रूप है, इसमें क्या ऐड किया गया है? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है? ये चीज आपका ऐड किया गया, P into V। इसके बाद आगे इट इज अ स्टेट फंक्शन, इसलिए इसके बारे में कहा जाएगा कि इनिशियल स्टेट डेल्टा H होगा और डेल्टा E भी आपका स्टेट फंक्शन था, दिस इज P डेल्टा V। इसी को मॉडिफाई किए, H इज इक्वल टू E प्लस PV, और इसको मॉडिफाई किए। अब जो हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो ये इस चीज के साथ हम लोग रेडी होंगे कि हम लोग को ये सब चीज पे न्यूमेरिकल्स आ जाएगा और कंडीशन पूछा जाएगा। ये स्टेट फंक्शन है, डेल्टा H का मतलब हो गया, फिर से बता दे, H फाइनल माइनस H इनिशियल, यानी इनिशियल स्टेट माइनस फाइनल स्टेट। एनर्जी के साथ भी फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, वॉल्यूम भी फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। अब जैसे एरो हम डाले, ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आगे कभी कभी हमारे से पूछा जाता है
कि कब डेल्टा एच, इसका मॉडिफाइड रूप ये हुआ, बात वही करता है, लेकिन क्या ये दोनों कभी कभी बराबर होते हैं? हाँ, बराबर होंगे। जब डेल्टा वी आपका 0 होगा तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये सब अलग अलग टर्म में कंडीशन पूछा जाता है इंडिविजुअली। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। For isocoric process, I said delta V is equal to 0, delta H is equal to delta E. तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या इंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है? आप बोलोगे होता है, बिल्कुल। कब होता है? जब वॉल्यूम में चेंज नहीं है। ठीक है। थर्ड, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। हमको समझ में आ रही है बात, लेकिन सबको पता है ये बात अच्छे से कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से सिंस डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W मीन्स डेल्टा E इज इक्वल टू, आपको पता है इरिवर्सिबल में माइनस P डेल्टा V हम लोग यूज करते हैं, माइनस P डेल्टा V। तो डेल्टा H इज इक्वल टू E, डेल्टा E की जगह पर Q माइनस P डेल्टा V लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं या नहीं? जल्दी हमको बता दो, जल्दी बताइए बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, miss. Yes, and this will get cancelled. So delta H is equal to Q, जिसमें कि प्रेशर भी कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इसको इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा H is equal to Q at constant pressure। मतलब हम कह सकते हैं कि enthalpy change is heat energy at constant pressure at constant। क्यों हम constant लिखे? क्यों constant लिखा? P आपका, ये दोनों में P आपका constant हो गया है, that's why it is reported as। ठीक है, ये बात हम लोग को समझ में आ रही है कि डेल्टा H आपका हीट एनर्जी भी कहलाएगा जिस समय आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये सब अलग अलग कंडीशन है, सिचुएशन अलग अलग पूछ दिया जाता है कि राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर इंथैल्पी चेंज, और किस समय डेल्टा H डेल्टा E के बराबर हो जाएगा। क्या डेल्टा H हीट के बराबर है? यस, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि हम जो ये चौथा पॉइंट लिखेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। हम लोग सबको पता है कि आइडियल सिचुएशन में फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। बोलिए। तो P डेल्टा V यानी वॉल्यूम जो चेंज होगा, ये किसके लिए था? एक सेकेंड ध्यान से सुनना, ये किसके लिए? गैस के लिए। तो डेल्टा V की जगह पे वी कैन राइट डेल्टा NG। दिस इज डेल्टा NG। मतलब व्हाट इज डेल्टा NG? ये देख रहे हो यहां पर PV इज इक्वल टू nRT। तो V में यदि चेंज हुआ, चेंज इन वॉल्यूम हुआ, तो देयर विल बी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आल्सो, डेल्टा NG। व्हाट इज डेल्टा NG? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, चेंज की बात करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट, RT। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये P डेल्टा V की जगह पर डेल्टा H है, डेल्टा E है, इसकी जगह पे ये हम लिख सकते हैं डेल्टा NG RT। ये हमारा फोर्थ एक्सप्रेशन हो गया। और इस पर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब आपका 12th स्टैंडर्ड में हुआ करता था तो ये एक फॉर्मूला था
जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोगों को आ जाते थे कि उसका आंसर आपको कैसे करना है। मींस इसी पर एग्जैक्टली क्वेश्चन हुआ करता था। जैसे देखो अभी देते हैं हम लोग क्वेश्चन आपको, यहाँ पर 4th पॉइंट पर है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। इसमें कहा NH2CN, सब लोग यदि कॉपी अभी सामने है तो थोड़े से कॉपी पेन का यूज कीजिए यदि करना चाह रहे हैं। न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप ये क्वेश्चन प्लीज जरा सा अपनी अपनी कॉपी यूज कीजिए। काम बोलो। हेलो, हासिल करो, जाओ जाओ करो। ओके चंद्रकांत, इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? सबके घर में सब लोग तंग करते रहते हैं। NH2CN ये क्वेश्चन है। सब एक रिक्वेस्ट हमने किया है कि बेटा सीखना है आपको, और हमने बोला कि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, तो कृपया करके आप कॉपी लेकर के आओगे तब तो सॉल्व करोगे, बाद में वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है डेल्टा E इज इक्वल टू, बेटा क्वेश्चन E को U करके भी इन लोगों ने एड्रेस किया हुआ है, किलो जूल per mole, and T is equal to 298 Kelvin, and they are asking us to find enthalpy delta H. देखो T दिया हुआ है, डेल्टा E है, डेल्टा H बोल दिया, तो मेरे दिमाग में तुरंत आएगा कि ये फॉर्मूला यूज करनी चाहिए हम लोगों को। किलो जूल के सेंस में R का वैल्यू आपका दिया रहेगा, R का वैल्यू 8.314 किलो जूल नहीं, जूल्स पर केल्विन पर मोल। इसको क्या करना है सिखाएंगे हम आपको। डेल्टा H ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आपको लगेगा कि डेल्टा Ng चाहिए, तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेल्टा Ng हियर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसेस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसेस स्टेट। इसके आगे कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1। इसके आगे कितना नंबर ऑफ मोल्स है? 1। सो दिस इज योर 1 + 1 2, 1 + 1 2, राइट? गैस है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? 2 माइनस ये भी गैस है, इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये लिक्विड है। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये गैस की बात कर रहा था केवल, इसने गैस स्टेट वाले के बारे में बात किया था। दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट है ये हो गया आपका 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसेस स्टेट 2 दिस साइड, एंड रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया? दिस इज 3/2, दिस इज 1। तो बताओ 3/2 एंड 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? जल्दी 3/2 एंड 1 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। 5/2 डेल्टा Ng। अब बताओ इसको सॉल्व करके। बेटा -1/2 दिस इज कमिंग एज -1/2 श्योर। ठीक है, (3/2) ठीक है, इनको ऐड किया था। अब आगे हम क्या करें? यहाँ पर पुट कर दें वैल्यू। डेल्टा H इज इक्वल टू, डेल्टा E इज 742.7 प्लस ये हो गया आपका -½ ये R जो है ना जूल्स में दिया हुआ है, इसको किलो जूल्स में चेंज करने के लिए 8.314 into 10⁻³ करना होगा, जूल्स को किलो जूल में चेंज करने के लिए। R हो गया into 298। इसको सॉल्व कीजिएगा, कर लोगे? ये बता दो हो जाएगा कि नहीं होगा? यस मैम। ठीक है, एंड ये वैल्यू डेल्टा E हम लोग को कितना दिया हुआ है जरा देखना दो।
delta E is given as 742.7, ठीक है। तो हम लोग को डेल्टा H का वैल्यू निकालना है। दिस इज गिवन टू अस, आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, जल्दी से बता दो। Yes, ma'am. राइट, तो ये क्लियर हो गया है कि हाउ डू वी फाइंड आउट डेल्टा। एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि बस डेल्टा Ng बताना। CH4 plus O2, product is CO2 plus H2O. H2O is a liquid state, CO2 is gas, this is gas and this is also gas. Can you balance it? क्या आप इसको बैलेंस कर सकते हो? बाबा बैलेंस कर सकते हो? This is CH4, this is O2, CO2 and H2O. बैलेंस्ड है ये? सो गए? नहीं मैम, बैलेंस नहीं है। तो बताइए क्या करें हम? CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. This is 2H2O. Yes, ma'am. This is 2O2. Yes, ma'am. Yes, See? ma'am. Yes, Is ma'am. it okay with everybody? ठीक है। अब डेल्टा Ng क्या होगा ये बताओ यहाँ पर। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 माइनस -3. -3. दिस इज गोइंग टू बी -2। आर का वैल्यू जो दिया रहेगा, नॉर्मली क्या करते हैं वो लोग 8.314 जूल्स दे देते हैं ये यूनिट। तो आपको केयरफुल रहना है कि और सबका क्या यूनिट है, इसके हिसाब से इसको किलो जूल में चेंज कीजिएगा, क्योंकि इस यूनिट के लिए थोड़ा जागरूक आपको रहना होगा। टेम्परेचर देख लीजिएगा, डेल्टा H या डेल्टा U और डेल्टा E ये दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, ये निकालने के लिए आ जाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसे कि आ जाता है अक्सर। इसके बाद जो हमको बताना है आपको, ये देख रहे हो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कोई वर्ड एंथैल्पी? हेलो? Yes, ma'am. अब देखिए कि आपको रेडी हो जाना है किस चीज के साथ, इसके डेफिनेशन के साथ। ये डेफिनेशन आपका जो हम आपको समझाए हैं, ये डेफिनेशन के साथ बेटा तैयार रहिएगा आप। दिस इज एन हीट एनर्जी, क्योंकि पूछा जाता है तो इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, राइट? एग्जैक्टली इसी तरह से जाना होगा। एंड इसके बाद ये भी ध्यान रखना है, चेंज इन एंथैल्पी होगा, हीट एनर्जी रिलीज्ड होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा। अब डेल्टा H के बारे में आपको बताया है कि इट इज फाइनल माइनस इनिशियल रहेगा। एक्सोथर्मिक आपको पहले भी सिखाया गया है, एक्सोथर्मिक जब भी होगा रिएक्शन, इसका मतलब डेल्टा H हैज टू बी नेगेटिव, एंड एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा H हैज टू बी पॉजिटिव। आपको ये जो अभी अभी आपको हम रिलेशन बताए थे कि कैसे आया है, ये डेल्टा H इज इक्वल टू, जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर है, और ये एक्सप्रेशन कैसे आया है यहाँ पर आपको इस स्लाइड्स में जो हम समझाते हुए आए हैं, इसको एक नोट्स फॉर्म में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब क्या है कि एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन, सब जगह एक बात को ध्यान रखना कि जितना भी केमिस्ट्री का एक नियम है कि तुम लोग एक छोटे क्लास में एक लाइन पढ़ सुने हुए थे कि when reaction takes place either energy is released or absorbed। याद आ रहा है कुछ ये लाइन? आपको केमिकल रिएक्शंस का मीनिंग क्या है ये चीज बताया गया था, या तो एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है। तो वो जो एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है, उसका टेक्निकल टर्म क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। समझ आ रही है बात? आपको यदि थोड़ा सा याद करो 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में जब तुमको केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल चेंज का डिफरेंस बताया जा रहा था, तो आपको बोला गया था कि ऐसा प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर रिएक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो या तो आपको वो चीज यदि हाथ पे उसको लेकर के रखोगे आप, तो या तो आपको जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा है उसको टच करोगे तो गर्म लगेगा,
और नहीं तो ठंडा लगेगा। गर्म लगेगा तब जब एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठंडा लगेगा कब, जब एनर्जी हमारे हाथ से वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये बात को ध्यान देना कि जितनी भी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको, उसका जो एग्जैक्ट टर्म है, आपको 11th स्टैंडर्ड में मौका मिल रहा है समझने का, एग्जैक्ट टर्म है हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो उसका रिप्रेजेंटेशन एंथैल्पी से है। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट कौन कौन करता है, ये जब भी हम लोग निकालते हैं ना, तो किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो ये जान लो हीट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ बोलता है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो जो भी हीट एनर्जी रिलीज हुआ है, ये एब्जॉर्ब हुआ है, वो ध्यान रखना हीट ऑफ प्रोडक्ट, हीट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हम लोग करेंगे। और ये हीट ऑफ रिएक्शंस कितना रिलीज होगा, क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट कैसा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसा है, फिर इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर का कॉम्पोजिशन कितना स्ट्रॉन्ग है, थर्ड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फोर्थ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड फिफ्थ इज टेम्परेचर। जिस पर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, मतलब कि जो रिएक्शन चल रहा है कितना हीट एनर्जी रिलीज होगा, क्या सबके सब में एक ही क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है, नहीं, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का सब्सटेंस वहां रिएक्ट कर रहा है, जिसको हम लोगों ने बोला फिजिकल स्टेट। फिर उसका कॉम्पोजिशन हुआ इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, थर्ड हुआ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फोर्थ हो गया है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, फिफ्थ आपका जाता है टेम्परेचर। ठीक है, ये बातें आपको बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद यहां देख लो, ये अभी हम समझाएंगे अलग से स्लाइड्स पर जाकर के, पहले बस देख लो कितने तरह का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कोड किया गया है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हुआ, ये सारा आपका नोट्स में जाएगा। ठीक है, केवल हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से हैं, जितने भी तरह का रिएक्शंस तुम्हारे आसपास हो रहे हैं, जितने भी तरह का, इवन तुम चीनी आप पानी में मिला रहे हो या नमक पानी में मिला रहे हो, वहां भी आप ग्लास यदि पकड़िएगा तो गर्म ठंडा लग रहा है, यानी कि वहां भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो रहा है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो रहा है का मतलब क्या, जहां रिएक्शन हुआ वहां पक्का एनर्जी रिलीज होगा, नहीं तो एब्जॉर्ब होगा। तो कितने तरह के हो गए एंथैल्पीज, मतलब जितने तरह के रिएक्शंस होते हैं सबका नाम आपको दिया गया है समझाने के लिए। 12 तरह का इस तरह से बात किया गया है और सबके एक सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। तो हम लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पर फिर वापस आपको समझाएंगे फिर से। ये देखिए जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका एक मोटा मोटी ये समझिए कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच नॉट। कोई भी रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के दौरान अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड during any type of reaction, समझ रहे हो इसको, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। ये जान लीजिए कि एनर्जी रिलीज होगा तो उस समय नेगेटिव में वैल्यू होगा, और ये रिलीज वाली चीज, और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग पॉजिटिव में, एब्जॉर्ब्ड। सपोज करो कि ए रिएक्ट किया बी से, फॉर्म किया सी, एंड 350 हम लिखेंगे यहाँ पर। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -350 किलो जूल।
ये इंडिकेशन है कि एनर्जी इज रिलीज। सब लोग ध्यान से थोड़ा सा सुनना। बाहर की तरफ आपको दिख रहा है यानी कि 350 किलो जूल रिलीज हुआ है, उसको आप बताइएगा बाहर की तरफ जो लिखा हुआ है कि -350 किलो जूल मीन्स 350 किलो जूल ऑफ एनर्जी हैज बीन रिलीज। सो A plus B gives product C with the release of 350 kilojoule of energy, and it's called exothermic reaction. ठीक है। यदि यहां पर रहता 2C plus 5D 4F -400 किलो जूल, ये क्या मीन कर रहा है बेटा? ये -400 किलो जूल रिएक्शन के जगह पे लिखा हुआ है। क्या मीन कर रहा है कि C एंड D से जो F बना है उस समय 400 किलो जूल इन्वॉल्व हुए हैं, मतलब 400 किलो जूल इस तरफ जुड़ा है। सो दिस इज इंडिकेशन ऑफ व्हाट? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? प्लस 400 किलो जूल। दिस इज इंडिकेशन ऑफ एंडोथर्मिक। तो इतनी बात हमको समझ में आ रही है। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो हम बात कर लिए। अब इसके अंदर 12 तरह का है, 12 तरह के रिएक्शंस हैं। ठीक है, 12 तरह के रिएक्शंस हैं। इस 12 तरह के रिएक्शंस में आपका ये सबसे पहला हम उठा रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। What is here in heat of formation? This is your delta H naught F. This indicates what? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस बनाने के लिए, इसको ध्यान से समझना, ये क्या कहता है? ये आपका पहला डेफिनेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस का मतलब हुआ कि आपके पास ढेरों तरह के रिएक्शंस हैं। ढेरों तरह के रिएक्शंस में ये बताने की कोशिश की जा रही है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, ये वर्ड हम बोल रहे हैं, इसको टेक्निकली बोला जाता है एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance is formed from its constituent element. देखो क्या मीन कर रहा है इसका। कहता है कि कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और केमिस्ट्री कहता है जब भी कोई नया चीज बनता है ना, इसका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज तो होना ही होना है। जैसे देखना एक चीज, सपोज करो कि हमको CO2 बनाना है। CO2 का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट किसी CO2 हम 1000 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको जैसे किसी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है ना, वैसे ही हीट ऑफ फॉर्मेशन भी फिक्स्ड है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कैसे टिकता है, किस तरह से रहता है नेचर में, इसको देखना होगा। CO2 बनाया और इस दौरान 400 किलो जूल रिलीज हुआ, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है ये F मतलब फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट, इसका मतलब होता है कि ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक मतलब नॉट कहीं लिखा रहेगा किसी के ऊपर भी, जैसे H नॉट लिखा है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि एक वैल्यू लैब में बैठ करके निकाला जाता है 1 एटमॉस्फेयर एंड 298 केल्विन पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू निकाला जाता है और ये कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू अभी हमको याद नहीं है, हम बस एक अंदाज से आपको बता रहे हैं कि दिस इज 400, तो हम लिखने जा रहे हैं -400 किलो जूल पर मोल। समझ रहे हो? जैसे ये तो CO2 बनाने की बात थी, हम CH4 बनाना चाह रहे हैं, तो CH4 का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है? कार्बन एंड हाइड्रोजन।
कैसे बनाएंगे? प्लस H2 CH4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप इसको बैलेंस कीजिए। C+2H2 दिस इज CH4 एंड आपको देखना होगा कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, दैट इज 500। यदि हुआ है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? -500। लेकिन अब जो हम बताएंगे अभी वो ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो कि NH3 बनाना है आपको। NH3 किस चीज से बनेगा? N2NH2 से। हम फिर बता रहे हैं, देखो बनाने का तरीका बहुत है, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन वही होगा जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना है, उसके अंदर जो चीज है ना, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, उससे बना हुआ होना चाहिए। तो N2 + H2 फॉर्मिंग NH3। लेकिन ये बैलेंस करो, पहले ये बैलेंस करना होगा आपको। बैलेंस करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? ये, और इसमें दे दिया गया 800 किलो जूल। ये बताओ जरा सा कि इसमें ये जो 800 है, ये 800 तो इन सबके लिए हुआ, मतलब कि 2 मोल बनने के लिए 800 डाला गया है, यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन इज -800 किलो जूल। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन -800 हुआ, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट -800, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज -400। जल्दी से हमको बता दो कि हम ऐसा क्यों किए, जल्दी बताओ। अरे बाबा सो गए फिर से, हम भी चुप हो जाते हैं फिर। ये -400 क्यों हुआ? आप लोग नहीं बताओगे? मैम क्योंकि 1 मोल के लिए हाफ लगेगा। हाँ एग्जैक्टली, 2 मोल यहाँ सब लोग को दिख रहे हैं। सब लोग या तो ऐसे ही बैठे हुए हो, सुनने वाले इसमें स्टेटस में हो, या सोच रहे हो कि बाद में कहीं से बुद्धि आ जाएगी, तो दैट इज मिस्टेक। कितने लोगों को लग रहा है कि बाद में बुद्धि आपकी कहीं ना कहीं से आने वाली है? तो अभी घूम फिर कर आ जाते तो बहुत बड़ी गलती में हो। फिर से ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। हमने अभी भी बोला हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल की बात करते हैं। ये रिएक्शन दिखा रहा है कि 2 मोल्स के लिए 800 रिलीज हो रहा है। For 1 mole, how much of energy that is going to release? It's going to be 400. ये आपका हीट ऑफ रिएक्शन 800 हो गया, बट फॉर फॉर्मेशन देयर इज डेफिनेशन एज, आपको डेफिनेशन दिया गया है, दिस इज फॉर 1 मोल। तो 1 मोल के लिए आपको आराम से बतानी होगी, ये तो कॉमन सेंस वाली है। एवरीबडी शुड स्पीक। नहीं, यदि इस चीज को कैच कर पा रहे हो मुश्किल हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको, ये ध्यान देना होगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन जब भी होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन जैसे सबका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, वैसे ही हीट ऑफ फॉर्मेशन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। फॉर्मेशन फॉर एनी सब्सटेंस is a constant value. ठीक है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये अलग से इसको सारे वैल्यू को निकाला जाता है उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना करके, एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। ये बात को सुनिएगा। इसके बाद आइए, ये जैसे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन पर कोट कर दिए कि एग्जैक्टली फॉर 1 मोल वी हैव टू लुक फॉर दैट। एक बात को ध्यान रखना, हमारे से कहता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल and atom remains equal to 0. किसी को ध्यान है कि ये बात क्यों बोला गया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल Cl2 is 0, heat of formation of Na is 0, heat of formation of Br2 is 0. क्यों किया ऐसा?
कोई बताओगे? किसी के दिमाग चल सकते हैं? दिमाग नहीं चलाइएगा फिर बता रहे हैं फ्लैट वे में आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं हो पाएगा। दिमाग ये सारे टॉपिक्स कहता है कि आपको अपने दिमाग को थोड़ा एक्सपैंड कराना होगा। जल्दी बता दो क्यों इसको जीरो माना गया? Cl2 हम किससे बना सकते? Particles that exist independently in nature. एग्जैक्टली इसको हम किसी से बना ही नहीं सकते। ये तो इंडिपेंडेंट खुद ही एग्जिस्ट करता है। इससे इसको कौन बनाएगा? देखो 1000 तरीका है बनाने का, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट तो वही है ना। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट तो Cl ही है, तो ये Cl ही है तो Cl से ही ना बनेगा केवल। मीन्स Cl से Cl2 फॉर्म में, ये तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट ही करता है। तो why this is they are zero? Because this is there as they are in elemental form. They are in elemental form. क्यों नहीं ऐड हो पा रहे ये लोग? ठीक है, तो as they are in what we said elemental form. समझ आ रही है बात? क्योंकि ये खुद ही एलिमेंटल फॉर्म में, तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि इसको फिर बनाया जा सकता है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखनी होगी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन इन लोगों का क्यों रखा गया था जीरो जैसा। इसके बाद क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन के बाद आपके पास बहुत सारा चीज है। हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से किस में ले जाना? गैस। तो कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, आपका वो जो डेफिनेशंस जाएगा उस डेफिनेशंस को ठीक से लिखिएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इनटू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट, दैट इज नेम्ड एज हीट ऑफ सब्लिमेशन। उसी तरह से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, What is heat of neutralization exactly? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तुमको कुछ नहीं करना है, इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग पे बात करना है कि अच्छा हीट एनर्जी रिलीज हुआ होगा या एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो व्हाट इज दिस? इसमें बोलेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। AMT लिख रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when 1 mole of substance in solid state, मतलब 1 mole of substance, 1 mole of acidic substance reacts with 1 mole of base. न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? 1 मोल एसिड रिएक्ट करेगा HCl प्लस NaOH, तो इस समय इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगा ना, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको जितने भी टर्म हमने बोला है वहां पर, हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गया, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया, हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और जितने तरह के रिएक्शंस हैं सभी के बारे में जो डेफिनेशंस छोटे छोटे दिए गए हैं वो उसको वैसे ही डिफाइन कर देना है कि मतलब उस प्रोसेस के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हुआ या हीट ऑफ कंबशन ही है। तो तुमको कंबशन का मतलब समझ में आता है कि सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स CO2 एंड H2O। तो ये बात बताने की कोशिश की गई है। आप वो डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। आखिर ये हमको जानना क्यों जरूरी है?
एक इससे भी इंपॉर्टेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन का जस्ट ऑपोजिट है वर्ड बॉन्ड एनर्जी. दिस इज बेटर, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. फॉर्मेशन का मतलब है कि आप कुछ ये फॉर्म कर रहे थे, इसका मतलब है कि यहाँ आप कुछ तोड़ रहे हो. तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या जाएगा बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन का, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to break 1 mole of bond in 1 mole of molecule. Energy required to break 1 mole of bond in 1 mole of molecule. जैसे तुम देखना एक चीज, CH4 ये एक 1 मोल है, ठीक है बेटा. ये CH4 हमने लिखा, तो CH4 का मतलब हुआ है कि आई एम राइटिंग 1 मोल ऑफ CH4. 1 मोल ऑफ CH4, ध्यान से समझना, contains 4 moles of CH bonds. तुम अपनी हाथ को देखो, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं. यदि 1 mole of हाथ आ जाए, 1 mole of hand, if we are going to imagine, तो बताओ कि कितने moles fingers दिखेंगे वहां पर. जल्दी से कृपया करके अपने अपने दिमाग लगाइएगा. If I say 1 hand contains 5 fingers, then 1 mole of hand will contain how many moles of fingers? अरे बाबा आंसर दो. 0.02 into 10 to the power 23 into 5. You speak 5 moles. सिंपल बोलिए. आपको वहां इमेजिन करना होगा कि उतना सारा हाथ है वहां पर, और इसको हाथ बोलते हैं ना, और उतने हाथ में 5 होगा तो 5 मोल से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अब जो बात समझाने जा रहे हैं वो सुनिए. जब एक मोल 1 मोल ऑफ CH4 में 4 मोल CH बॉन्ड है, जब एक मोल को तोड़ा जाता है ना, टू ब्रेक 1 मोल, यानी कि आपको 5 मोल फिंगर्स यदि रखा गया है और आदमी जा करके कोई एक मोल, 5 में से एक मोल अंगूठा जा जाकर कैसे से पुटका देता है, यानी कि जितना 1 मोल 4 मोल्स में से 1 मोल को जाकर के ब्रेक करके आता है, उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. मतलब रियल में ही वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेफिनेशन है ये. समझ पा रहे हो? राइट? अब ऐसे समझो, इसको तोड़ने में BD1, इसको तोड़ने में एक को तोड़ दिया, अब 3 बचा हुआ है. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3, एंड दिस इज योर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4. अलग 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 बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ. तो आप बोलोगे मिस बॉन्ड एनर्जी क्या हुआ? बॉन्ड एनर्जी इसी का एवरेज कर देता है. बॉन्ड एनर्जी का भी डेफिनेशन वही है, average of bond dissociation energies जैसे BD1 plus BD2, BD3, BD4 divided by 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. Average of bond dissociation energies BD1 plus BD2, BD3 and BD4 divided by 4 सेम आएगा. जैसे किसी का आपका 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 3 आ रहा है, जब आप एवरेजिंग करके डिवाइड कीजिएगा ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंड बॉन्ड एनर्जी दोनों का मीनिंग वही है.
केवल यदि किसी के पास ढेर सारा बॉन्ड है तो अलग अलग जब तोड़ता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन बोलते हैं। लेकिन आपको रिपोर्टिंग, जैसे कहा जाएगा कि एक क्लासरूम है आपका 11th स्टैंडर्ड का क्लासरूम, पूछा जाएगा कि एक स्टूडेंट का एज क्या है, सिंगल चाइल्ड एज, वन स्टूडेंट्स एज, ठीक है, किसी ने बोला 16 इयर्स, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स का 16 होगा, किसी का 16 हो सकता है, किसी का 17 हो सकता है, किसी का 18 भी हो सकता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज क्या एज होगा इस क्लास का, तो कैसे निकालेंगे? 16 वाले जितने बच्चे हैं, 16 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस 17 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस 18 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 कर देंगे तो अराउंड 16 ही आएगा। मतलब एवरेज एज पूछा गया तो वहां पर भी आपसे एक ही बच्चे का पूछा जा रहा है, तो एवरेजिंग करके लेकिन करना होगा 16, 17, 18 मिला करके। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो अलग एक बॉन्ड की तोड़ने की बात करता है, लेकिन जैसे आप बॉन्ड एनर्जी निकालिएगा तो उसमें आपको एवरेज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हीट ऑफ रिएक्शंस जो निकाला जाता है, हीट ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट, determine and calculate heat of reaction. That is what ये हम लोग बताएंगे with the help of 3 ways are there. First way is heat of formation, इसका यूज करेंगे। सेकंड है आपका बॉन्ड एनर्जी, मतलब ये 3 मेथड है, 3 मेथड सी हेस लॉ, ये 3 मेथड का यूज करते हुए जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़े, फिर से याद दिला दें आपको। हम लोगों ने इसका डिमेरिट निकाला एनर्जी का, और उसके बाद हम लोगों ने बोला कि इंटरनल एनर्जी इज बेस्ट, एंथैल्पी इज बेस्ट कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी, और उसके बाद एंथैल्पी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे। एंथैल्पी का ये सारा चीज डेफिनेशंस है, इसको आपको आगे बढ़ते चले जाना होगा। एंथैल्पी इट विल बी इन द स्लाइड्स, ये लिखिएगा, ये वाला एक्सप्रेशन लिखिएगा कैसे आया है। फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वेरियस फॉर्म जो है उसमें हर एक में देखो क्या चीज कोट करने की कोशिश की गई है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये रिलीज हो रही है, उस चीज का एक डेफिनेशन आ जाता है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, इसका एक फॉर्मेलिटी है, उसको लिख करके आप रख लीजिएगा। तो स्लाइड्स ऊपर नीचे इधर उधर गया होगा, ये जितने टर्म्स हैं उस टर्म्स को आप डिफाइन कोट कर अपने आप में समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं? नो मिस। चले हम लोग। यस Thank you, ma'am. थैंक यू थैंक यू मिस। Good night, ma'am.